तो भाई आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। थर्मल एक्सपेंशन कर लिया और उसके बाद स्पेसिफिक हीट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैथमेटिकल पार्ट पे जाते हैं। देखिए, जैसे किसी वेसल में आप लिक्विड डालते हो, मान लो कोई वेसल आपके पास है और वो ऐसा ट्यूब जैसा वेसल है और उसमें 50 ml लिक्विड डाला, तो लेवल कहाँ चला गया बेटा? लेवल चला गया यहाँ पे एच हाइट तक। कैपेसिटी कम है, इसकी कैपेसिटी कम है। भेजो ही, तो उन दोनों को मर्ज कर दो। भेजो, मेरी रिकॉर्डिंग चलिए। तो यहाँ पर हमारे पास हमने कुछ लिक्विड इसमें डाला। इस ट्यूब की कैपेसिटी बहुत कम है, लेकिन हमारे पास एक टैंक है बेटा, काफी बड़ा सा 500 लीटर का टैंक। उसमें 50 ml लिक्विड डालेंगे तो पता नहीं चलेगा, वो बॉटम को भी गीला नहीं कर पाएगा। इसमें लेवल इतना सारा हो गया, उसमें लेवल 0 है, सेम लिक्विड है। तो जैसे लिक्विड किसी वेसल में आप डालते हो और लिक्विड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, वैसे ही जब आप किसी बॉडी में हीट डालते हो, मतलब आपको हीट को लिक्विड से कंपेयर करना है, चीजें आसान हो जाएंगी। किसी बॉडी को हीट डालोगे तो हीट का लेवल भी तो बढ़ेगा। लिक्विड अब जब डालोगे ना, तो लिक्विड का लेवल दिखाई देता है, लिक्विड का लेवल दिखाई देता है, लेकिन जब हीट डालते हो तो हीट का लेवल दिखता नहीं है, बस फर्क ये है। अब लिक्विड के लेवल को हम लेवल या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी बोलते हैं, लेकिन जब हीट के लेवल की बात आएगी तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो, लेवल ऑफ हीट। जब किसी बॉडी में हीट डालेंगे तो हीट का लेवल बढ़ेगा। लेवल ऑफ हीट क्या होता है? टेम्परेचर, थर्मल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? थर्मल पोटेंशियल। तो याद रखें कि जब आप किसी वेसल में लिक्विड डालोगे तो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड से किसी का लेवल बहुत हाई जा सकता है, क्योंकि उसके बेचारे की कैपेसिटी स्मॉल है। लेकिन वही लिक्विड लार्ज कैपेसिटी वाले वेसल में डालेंगे, हो सकता है लेवल दिखे बिना, वो बॉटम को गीला भी ना कर पाए हो। बात समझ रहे हो? तो इसी तरीके से जब आप हीट किसी बॉडी में डालते हो, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है या थर्मल कैपेसिटी क्या है, वो डिसाइड करेगी कि लेवल ऑफ हीट कितना होगा, मतलब टेम्परेचर कितना होगा। तो जैसे आप मान लो कि कॉपर 1 kg का कॉपर का पीस आपने ले लिया और 1 kg के कॉपर के पीस को गैस पे रख दिया, 1 मिनट के लिए रखा बेटा। उसके बाद चेक करोगे तो उसका टेम्परेचर 100-200 के आसपास मिलेगा तुम्हें 1 मिनट रखने के बाद। क्यों? क्योंकि बेचारे की स्पेसिफिक हीट कम है, या बोलो थर्मल कैपेसिटी कम है। ऐसा जैसा वेसल है वो कॉपर, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड डाला और लेवल एकदम से शूट कर गया, टेम्परेचर शूट कर गया। लेकिन अब 1 लीटर पानी लो, और 1 लीटर पानी अगर लोगे और उसको आप उसी गैस के ऊपर रखोगे और 1 मिनट के लिए रखोगे, शुरुआती टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस था, 1 मिनट के बाद वो 20.5 भी नहीं पहुंचा, वो 200 पे पहुंचा हो जाके। मतलब पानी की थर्मल कैपेसिटी ज्यादा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उसका लेवल कम। जिस वेसल की कैपेसिटी ज्यादा, उसमें लिक्विड डालोगे तो लेवल नहीं राइज करेगा। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, या ऐसा बोलो थर्मल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप हीट उसमें डालोगे, टेम्परेचर राइज करने में बहुत देर लगेगी, या सेम डिग्री से टेम्परेचर राइज करना तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। सेम लेवल अगर लिक्विड का डालना है तो इसको 500 लीटर लिक्विड चाहिए बेटा, है ना बेटा? 500, और इसको सिर्फ 50 ml। बहुत ज़्यादा फर्क है भाई, लेवल सेम करना है तो इसमें 500 लीटर डालना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर हम सेम डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं, पानी वाले केस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट उसमें डालनी पड़ेगी, तब टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या कंपेयर कर पा रहे हो? बस इसी तरीके से आपने हीट को, हीट दिखाई नहीं देती लेकिन लिक्विड की तरह ट्रीट करना है। हीट का लेवल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको आपने टेम्परेचर की तरह, लेवल ऑफ हीट को टेम्परेचर से ट्रीट करना। आ जाइए जी, स्पेसिफिक हीट डी क्यू इक्वल टू एमसी डी टी। जब आप किसी बॉडी को हीट दोगे, मान लो ये कोई बॉडी आपके पास है और इस बॉडी को आप हीट दे रहे हो भाई, जब हीट दोगे तो डी क्यू क्या होगा? एम सी डी टी के बराबर। एम इज मास ऑफ द बॉडी, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, एंड डी टी इज
चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। dt चेंज इन टेम्परेचर क्या आ गया फिर, dq डिवाइड बाय mc आ गया। और dt dq बाय mc अगर है तो यहां बोल सकते हो कि भाई dq अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट हमने 1 किलो या 1 लीटर पानी को और 1 kg कॉपर को दिया, मास सेम, dq सेम, dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c, जिसका c बड़ा होगा उसमें राइज इन टेम्परेचर कम होगा, जिसका c छोटा उसका राइज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्लियर हो गया बेटा? कंपेयर कर पा रहे हो अच्छे से? तो आपको हीट को लिक्विड से कंपेयर करना है, लेवल ऑफ हीट को टेम्परेचर, या लेवल ऑफ लिक्विड को यहां पर लेवल ऑफ हीट को टेम्परेचर बोलेंगे हम लोग। तो डी क्यू इज इक्वल टू एमसी डी टी, और डी टी आपके पास ये आ गया। और स्पेसिफिक क्या आ गई बेटा, डी क्यू डिवाइड बाई एम डी टी, है ना बेटा? स्पेसिफिक आ गई डी क्यू डिवाइड बाई एम डी टी। क्या बना ऐसा यूनिट, जूल पर केजी पर केल्विन, यही बना ना, जूल पर केजी पर केल्विन। और सीजीएस में डी क्यू को कैलोरी में लिया जाता है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी बना। तो भाई आप बोल सकते हो कि अगर m 1 यूनिट हो बेटा, यूनिट का ऐसा यूनिट में 1 kg लेंगे, सीजीएस यूनिट होगा तो 1 ग्राम बोलेंगे ना। तो अगर आपके पास m 1 यूनिट है, चेंज इन टेम्परेचर भी 1 यूनिट है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, क्योंकि चेंज बेचा जो डिग्री सेल्सियस में होता है वही केल्विन में होता है। dt चेंज जितना डिग्री सेल्सियस में होगा, क्योंकि 100 रीडिंग होती है सेल्सियस स्केल में भी और केल्विन में भी, तो चेंज इन टेम्परेचर जितना डिग्री सेल्सियस में उतना ही केल्विन में होता है। तो dt आ गया आपके पास, आप कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट बना। चलिए अगर बोले m 1 यूनिट है और dt भी 1 यूनिट है, c किसके बराबर आ गया, dq के बराबर। डेफिनेशन आ गई बेटा c की, क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री। m भी अगर 1 लें और dt भी 1 लें तो डेफिनेशन यही तो बनी, specific heat of a body is equal to the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through unit degree. ये आई जी स्पेसिफिक हीट, यूनिट आ गया जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट हमने सी को बोला, लेकिन दूसरी टर्म हमारे पास क्या बेटा, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। अब ये क्या बना है जी, m इंटू सी पूरा का पूरा। देखिए यहां क्या बोला, 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 यूनिट से रेज करना है, लेकिन पूरा का पूरा जो गिवन मास है, पूरे मास का टेम्परेचर अगर आपने रेज करना है 1 यूनिट डिग्री से, उसको बोलेंगे क्या, एमसी को क्या बोलेंगे, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। तो एमसी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया बेटा, दिस इज कैपिटल सी राइट, एमसी पूरा का पूरा, सी क्या था, स्पेसिफिक हीट, एमसी क्या हो गया, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी पूरा मास के लिए। क्या बना एमसी, डी क्यू अपॉन डी टी। ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल पर केल्विन। सी का क्या था, जूल पर केजी पर केल्विन, इसका सिर्फ जूल पर केल्विन। थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी अलग है, स्पेसिफिक हीट अलग है, दोनों के यूनिट अलग हैं। पर यूनिट मास के लिए कैलकुलेशन करें, एक यूनिट मास के लिए तो वो हीट स्पेसिफिक हीट है, पूरे मास के लिए कैलकुलेशन करें तो वो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी है। Product of mass and specific heat of a body is known as heat capacity or thermal capacity of the body. चलें बच्चों आगे, चलें जी। तो हमने कर लिया स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी भी कर लिया। एक यूनिट मास के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है 1 यूनिट केल्विन से या 1 यूनिट डिग्री से टेम्परेचर रेज करने के लिए वो स्पेसिफिक हीट है। पूरे के पूरे मास को 1 यूनिट डिग्री से टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट चाहिए वो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी है। चलो आगे बेटा।
तो आपको अपने दिमाग को अच्छे से ट्रेन करने के लिए हीट को लिक्विड से कंपेयर करना याद रखिए, और लेवल ऑफ हीट को टेम्परेचर। मोलर हीट कैपेसिटी, एक मोल को, स्मॉल mc को, स्मॉल m क्या था, मास, टोटल मास। एक मोल के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए, उसको मोलर हीट कैपेसिटी बोल देंगे। आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो टोटल मास क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एम, या टोटल मास को सब्स्टिट्यूट कर दो म्यू इंटू एम, कर दें बेटा, लिख दिया म्यू इंटू कैपिटल एम इंटू सी इंटू डी टी। सी स्पेसिफिक हीट है, याद रखें। ये जो कैपिटल एम इंटू सी है, अब पहले स्मॉल एम इंटू सी, टोटल मास इंटू सी, वो थी थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। कैपिटल एम इंटू सी आ गई क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। और कितनी आई, डी क्यू डिवाइड बाय म्यू डी टी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बना, जूल पर मोल पर केल्विन। थर्मल कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या था, जूल पर केल्विन था सिर्फ। क्या था बेटा, देखो कंफ्यूज मत होना है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या था, जूल पर केल्विन। लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या बना, जूल पर मोल पर केल्विन। एक मोल के लिए जूल पर मोल पर केल्विन। तो स्मॉल एम इंटू सी आपके पास था थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, और कैपिटल एम इंटू सी आपके पास हो गया, कैपिटल एम इंटू सी आपके पास क्या होगा बेटा, क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। यूनिट अलग, यूनिट अलग। चलो चलो शाबाश। इतना हो गया बेटा, हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी का फर्क पता चल गया। हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट जूल पर केल्विन, और मोलर हीट कैपेसिटी का जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, जूल पर मोल पर केल्विन। पीबी क्या था बच्चों, गैस लॉ याद करो, आइडियल गैस इक्वेशन, पीबी इक्वल टू म्यू आर टी। तो आर क्या हो जाएगा, पीबी अपॉन म्यू इंटू टी। पीबी क्या, वर्क के यूनिट है ना, जूल पर मोल पर केल्विन। ये तो आर का ऐसा यूनिट भी सेम हुआ यार। गैस कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या गया, जूल पर मोल पर केल्विन, राइट ना बेटा, जूल पर मोल पर केल्विन। और इसका भाई मोलर हीट कैपेसिटी का, ये भी तो जूल पर मोल पर केल्विन है। दोनों के ऐसा ही यूनिट सेम है, दोनों के डायमेंशन भी सेम आएंगे। मतलब हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सी में आर है ना बेटा, तो सी पी माइनस सी वी आर था ना मेयर्स फॉर्मूला, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर के बराबर होता है। हाँ, सी पी में सी वी ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। ये कौन सा टाइम आने का, तो सीपी में सी वी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया था, आर आया था, याद आया भाई। हाँ, तो सीपी में से सीबी माइनस किया जा सकता है। आर और सीपी सीबी को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा आगे, है ना, क्योंकि डायमेंशन अगर सेम हो तो चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। क्या मैं आगे बढ़ूँ, तुमने किया हुआ है जो उधर से आए, कल किया है। अब स्पेसिफिक हीट की बात हो गई और थर्मल कैपेसिटी की बात हो गई, है ना, और हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी की बात होगी, उसके यूनिट आर से मैच भी हो गए। अब हमारे पास है स्पेसिफिक हीट सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैसेस की। बस ये 3 चीजें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आया स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। अब सुनिएगा ध्यान से, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। चलो चलो बेटा, फिर उसके बाद आएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स और फिर गैसेस। स्पेसिफिक हीट तो समझ में आ गया हमारी भाई, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो कम अमाउंट ऑफ हीट में या ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट में भी कम टेम्परेचर रेज करेगा। स्पेसिफिक हीट किसी कम होगी, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट लेके ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाएगा। चलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड के बारे में आपको ये ध्यान देना है बेटा,
कि सॉलिड की स्पेसिफिक हीट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, लेकिन कब? रूम टेम्परेचर के आसपास। और उसको डिबाई, क्योंकि डिबाई ने डिस्कवर किया था तो उसका नाम आना जरूरी है, डिबाई टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है कहां? रूम टेम्परेचर के आसपास, डिबाई टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको। लेकिन शुरुआत में जीरो भी है भाई, 0 केल्विन से शुरुआत करेंगे तो 0 है, और उसके बाद बढ़ना शुरू हुई तो यहां तक गए हम लोग, है ना बेटा। रूम टेम्परेचर के आसपास सीवी या स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होगी, किसके लिए? सॉलिड के लिए। और इसी को बोलते हैं ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ। जो दूसरे रूम से है उन्होंने तुमने ये कल कर लिया हुआ है, दोबारा रिवाइज कर लो। ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ बेटा क्या बोलता है? एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल मेटल्स, मेटल की बात कर रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, वही जो डिबाई टेम्परेचर बोला हमने, इज कांस्टेंट बीइंग नियरली इक्वल टू, और वो कांस्टेंट किसके बराबर है? क्या कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 3R। अब R क्या होता है जी? पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, आर आ गया पीवी अपॉन म्यू टी, जूल पर मोल पर केल्विन। इसका सही यूनिट हम कर चुके हैं, आर गैस कांस्टेंट बोलते हैं जी। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो 3R कितना हो गया? 3 इंटू 2 6। तो हमने क्या बोला? इक्वल टू 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या फिर 3 इंटू 8.314 अप्रोक्सीमेटली 25 जूल पर मोल पर केल्विन। तो जितने भी सॉलिड हमारे पास मेटल हैं उन सब की स्पेसिफिक हीट रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है और 3R के बराबर होती है। इसको बोलते हैं क्या? ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ। और वो जो रूम टेम्परेचर है उसको और क्या बोलते हैं? डिवाइस टेम्परेचर। With rise in temperature, C increases, and at a particular temperature known as device temperature, it become constant. That is 3R, 6 calorie per mole per Kelvin, या फिर 25 joule per mole per Kelvin. हो गया बच्चों? हाँ, ये बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट कैप्लम इंटू सी, कैप्लम इंटू स्मॉल सी, है ना बेटा। क्योंकि हमने यूनिट क्या बोला? जूल पर मोल पर केल्विन, और वो किसका यूनिट था? कैप्लम इंटू सी का था, डी क्यू डिवाइड बाय म्यू डी टी का था, है ना बेटा। कैप्लम इंटू स्मॉल सी, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना बेटा? ये जो हमने बोला ये कौन सी है? मोलर स्पेसिफिक हीट है, जिसको कैप्लम इंटू सी हमने बोला था, वो डी क्यू डिवाइड बाय म्यू डी टी के बराबर थी। कैपिटल सी बोल सकते हो, सॉलिड के लिए सी भी बोल रहे हैं, क्यों? सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा नहीं बदलता जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो सी भी कहा जा सकता है। डिवाइस लॉ, ये भी याद रखें, क्वेश्चन आपको मिलेगा असाइनमेंट में। और वो क्या बोलता है कि भाई रूम टेम्परेचर पे तो कांस्टेंट हो गया बेटा सी भी, लेकिन शुरुआत में क्या हो रहा है? कांस्टेंट नहीं है, सी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। Device law, it was observed that at very low temperature, molar specific heat is directly proportional to T cube. एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, एंटीमनी है, लेड है, प्लेटिनम है, लेकिन बाकियों के लिए हाँ डी क्या सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, मोलर स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी क्यूब। कहाँ बेटा? यहाँ लो टेम्परेचर पे ये एकदम से बढ़ता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी क्यूब, और बाद में कांस्टेंट, कितना वो कांस्टेंट? 3R। लॉ का नाम क्या है? ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ। ये आ गया जी सॉलिड के लिए, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट, नॉट स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है, और वो 3R के बराबर होती है। और वो कितना आ गया? 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या फिर 25 जूल पर मोल पर केल्विन के बराबर होती है। होगी जी सॉलिड की बात। बात किसकी करनी है? अब लिक्विड की करनी है, और उसके बाद गैसेस की। क्या हम आगे चलें जी?
ये ढक दे बेटा, उधर वालों को दिखेगा नहीं, ये तो मूर्ख है, इनको तो पता चलता नहीं। बोल दिया करो बेटा, तुम्हारा वहाँ रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी, तुम्हारे को आधों को दिख नहीं रहा होना यहाँ पे, फिर चुपचाप बैठे हो तुम लोग। चलो आगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास है स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। और मैं आपको बता दूं कि लिक्विड की स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा वेरी नहीं करती, बहुत ही स्मॉल वेरिएशन। तो लिक्विड की जो भी स्पेसिफिक हीट आएगी वो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी नहीं करती। सॉलिड की रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट, लिक्विड की ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एग्जांपल ले रहे हैं हम पानी का, पानी की तरह बाकी लिक्विड की जो भी स्पेसिफिक हीट होगी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। जैसे पानी की बात करें तो पानी की स्पेसिफिक हीट देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे 1.0089 क्या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका यूनिट क्या ले रहे हैं, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। वो मोलर स्पेसिफिक हीट थी बेटा, और ये स्मॉल सी है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, स्मॉल सी, जिसको स्पेसिफिक हीट बोला था। तो यहाँ स्पेसिफिक हीट, वहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हो रही थी या मोलर हीट कैपेसिटी की बात हो रही थी, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसकी, स्पेसिफिक हीट की, पानी की। तो पानी की स्पेसिफिक हीट 0 डिग्री सेल्सियस पे 1.0089 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा स्पेसिफिक हीट कम होने लगी। ग्राफ पे देखते तो लगता भी ऐसी तैसी फिर की स्पेसिफिक हीट की बहुत ही कम हो गई, लेकिन कितनी कम हुई, अरे 0.998 भाई, 1.0089 भी तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, और यहां मिनिमम कितनी जाएगी 0.998 के आसपास, वो भी 1 ही है। तो वेरिएशन तो हमने शो किया, लेकिन ये स्केल बहुत छोटा है ऐसा बोल सकते हो। तो वेरिएशन तो है लेकिन ना के बराबर, नेग्लिजिबल वेरिएशन। तो ये जो 1 आती है ना बेटा, ये टेम्परेचर कौन सा होता है अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस पे स्पेसिफिक हीट पानी की क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और यही लेते हैं हम लोग, पानी की स्पेसिफिक हीट जब सब्स्टिट्यूट करनी होती है तो हम क्या बोलते हैं, इट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बात भी सही है, अरे भाई उससे कम टेम्परेचर 1.0089 अप्रोक्सीमेटली 1 ही तो है, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0.998 हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 1 ही तो है। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़नी शुरू हो गई 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 1.0089 है, 1 ही तो है। सो यू कैन से द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, ऐसा नहीं कि पानी की, जब पानी के साथ हो रहा है वही बाकी लिक्विड के साथ भी होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर, इट डू नॉट वेरी मच विद टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स डू नॉट वेरी मच विद टेम्परेचर। बेटा बात समझ में आ रही है बच्चों? जो दूसरी क्लास से अभी लेट पहुंचे हैं तुम ऑलरेडी ये कर चुके हो। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, मेटल्स की कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर डिवाइड टेम्परेचर पे 3R 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, वो मोलर स्पेसिफिक हीट थी, या फिर 25 जूल पर मोल पर केल्विन। लिक्विड की सिर्फ स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं, स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ, तो वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। पानी का एग्जांपल लिया, जो पानी के साथ हो रहा है वो बाकी लिक्विड के साथ भी होता है, कांस्टेंट, तसल्ली से बोल सकते हैं हाँ भाई कांस्टेंट है। बारीक किसकी बेटा, गैसेस की है ना, ये सभी ने करना है, तुम बाकी लोगों ने भी नहीं किया हुआ। तो अब बारी है भाई गैसेस की स्पेसिफिक हीट की। चलें बेटा आगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। चलिए भाई हमारे पास एक कोई कंटेनर है और कंटेनर में क्या गैस है, अंदर ये गैस है, और आपने इसको हीट करना शुरू किया। फ्लेम देखो कितने मतलब मॉडर्न टाइप के तो तुमने इसको हीट करना शुरू किया, लेकिन हमने बोला क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है ऐसा बोल रहे हैं हम लोग।
नाउ इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, यू नो दैट C इज dq डिवाइड बाय म्यू dt। या फिर से आगे मोलर स्पेसिफिक हीट आगे बेटा, dq डिवाइड बाय म्यू dt यही होती है ना जी मोलर स्पेसिफिक हीट, एक मोल के लिए, है ना, यही होती है ना बच्चों। तो भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो dt 0, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स वो तुम कभी टोपी एक लगा रहे था कभी दूसरे है? ना तुमने नहीं टोपियां एक्सचेंज करते रहते हैं। C इक्वल टू डी क्यू अपॉन म्यू डी टी, और डी टी 0 बेटा, एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी आ गई बेटा स्पेसिफिक आइसोथर्मल प्रोसेस में। मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉलिड की स्पेसिफिक 3R, लिक्विड की कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, गैसेस में प्रूव करने लगा हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। गैसेस का दीन अमानी कोई नहीं है, गैस का अगर प्रोसेस बदलोगे तो स्पेसिफिक हीट बदल जाएगी, और इसका मतलब है हम फंस गए। गैसेस की कैलकुलेशन जब करेंगे तो हम फंस चुके हैं। कौन सी लें स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट हो तो वो डाटा फीड करें यार, हाँ भाई ये गैस है और इसकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, ये ली, हाँ चलो कैलकुलेशन करते हैं। पर जब पता है भाई एक गैस है, उसका प्रोसेस बदलेगा तो स्पेसिफिक हीट हर कुछ बदल जाएगी, तो फिर काहे की कैलकुलेशन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इस गैस की स्पेसिफिक हीट क्या आई, इन्फिनिटी। क्या मैं आगे बढ़ूं, लेकिन सेम गैस है बेटा, और सेम गैस को मैंने एडियाबैटिकली हीट किया। एडियाबैटिकली मतलब dq0, ये वॉल परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल थी, हीट दोगे भी तो हीट अंदर नहीं जाएगी। dq0 इसकी वॉल जो वेसल की थी परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल थी, इंसुलेटिंग वॉल थी, हीट अंदर नहीं जा सकती, हीट बाहर नहीं आ सकती, dq0। और अगर dq0 होगा तो क्या थी बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट, dq डिवाइड बाय म्यू dt, पर dq तो 0 है, सेम गैस है जो पहले थी। पहले स्पेसिफिक हीट क्या आई थी, इन्फिनिटी, अब क्या आई, 0। सेम गैस हीटेड सो दैट इट एक्सपैंड एंड टेम्परेचर डिक्रीज। हमने हीट दी, ये dq अमाउंट ऑफ हीट दी बेटा गैस को, वही गैस है, सेम गैस है भाई, हमने कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन क्या हुआ कि ये एक्सपेंड करेगी, पिस्टन बाहर की तरफ को जाएगा, वर्क करेगी गैस, तो टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब तुमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट नहीं दी, टेम्परेचर कम हो गया। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो सी क्या आएगा, dq डिवाइड बाय म्यू dt, पर dt तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर एक्सपेंशन हुई है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, लेकिन dt फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर नेगेटिव बेटा। अगर ये नेगेटिव आ गया तो सी की नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। वही गैस है जिसकी थोड़ी देर पहले इन्फिनिटी आई थी, फिर 0 आई थी, अब कुछ नेगेटिव भी आ सकती है जी, प्रोसेस बदला तो। सेम गैस अगेन, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तुमने हीट दी इसको और एक्सपेंशन भी हुई, लेकिन क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो सी की पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है जी, सी की पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है। ये माइनस इन्फिनिटी कैसे आएगी सजेस्ट करोगे, माइनस इन्फिनिटी स्पेसिफिक हीट कब आएगी, है जी आइसोथर्मल प्रोसेस तो होगा, लेकिन dq नेगेटिव होना चाहिए। कब नेगेटिव होता है dq, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होती है, हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम नेगेटिव होती है। कंप्रेशन, एक्सपेंड नहीं, कंप्रेशन। तो अगर आप इसी गैस को कंप्रेस करोगे यहां से, अंदर हीट प्रोड्यूस होगी और हीट बाहर निकलेगी, अंदर नहीं जाएगी। अब हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम नेगेटिव, dt 0। आइसोथर्मल कंप्रेशन अगर होगा तो c माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, मतलब गैस एक है और उसकी स्पेसिफिक हीट माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। फंस गए जी हम लोग, कोई कैलकुलेशन करने लायक नहीं बचे। प्रोसेस बदलेगा तो स्पेसिफिक हीट बदलेगी, कोई डेफिनेट कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा सकते। तो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट फिर रिपीट कर रहा हूं,
कांस्टेंट, मेटल्स की कांस्टेंट 3R के बराबर, लिक्विड की ऑलमोस्ट कांस्टेंट, गैसेस का कोई पता नहीं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। चलो आगे बेटा, क्योंकि हम फंस चुके हैं और कैलकुलेशन भी करनी है, अपने आप को ही लिमिट करना पड़ेगा। गैस का कोई भरोसा नहीं है उसकी स्पेसिफिक क्या आएगी, हम अपने के ऊपर ही लिमिटेशन लगा रहे हैं। और लिमिटेशन क्या है? विल बी डिफाइनिंग टू प्रिंसिपल स्पेसिफिकेट ऑफ गैसेस ओनली, ज़्यादा नहीं। एक स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, इन्हीं के साथ सारी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो वील बी डिफाइनिंग नाउ ओनली टू प्रिंसिपल स्पेसिफिकेट ऑफ गैसेस, और वो है स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट प्रेशर specific heat at constant pressure, जिसको CP से रिप्रेजेंट करेंगे, बल्कि मोलर स्पेसिफिक बोलिए, मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस गैसेस में इन्हीं के साथ सारी कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। CV से रिप्रेजेंट किसको करेंगे? कैपिटल CP और कैपिटल CV। होगा क्या? CP dq डिवाइड बाय म्यू dt, ऑफ कोर्स, है ना? यही था ना बेटा? कब? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। म्यू अगर 1 मोल लें और dt को 1 केल्विन लें तो CP आ गया dq के बराबर। डेफिनेशन क्या आ गई? स्पेसिफिक प्रिंसिपल स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड, मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन। 1 मोल गैस लेनी है, 1 केल्विन से उसका टेम्परेचर रेज करना है, जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वही CP है। और यहां भी ऐसी तो आएगा, CV विल बी dq डिवाइड बाय म्यू dt, बेटा, है ना? ठीक है ना बच्चों? कब? वॉल्यूम कांस्टेंट। म्यू 1 आ जाए, dt 1 आ जाए तो CV dq के बराबर आ जाएगा। तो क्या आएगी डेफिनेशन? स्पेसिफिक एट कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी 1 केल्विन से ही रेज करना है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी 1 केल्विन से ही रेज करना है। यही है ना बेटा? तो आप चाहो तो लिख सकते हो क्या? CV अगर इफ म्यू इज 1 और dt भी 1 है तो भाई CV dq के बराबर आ गया। और यहां भी तो वही आया, इफ म्यू इज 1 मोल ऑफ कोर्स, और dt भी 1 यूनिट है, तो भाई dq कितना आ गया? CP कितना आ गया? dq के बराबर आ गया। और यही डेफिनेशन में भी लिखते हैं हम लोग। मतलब सिंपल सा ये आ गया कि आपके पास एक कंटेनर है और उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, और उसके अंदर क्या है? गैस। और उसको आपने क्या क्या हीट देनी है भाई, है ना? हीट देनी है ना भाई? हीट कितनी देनी है? ताकि एक, और कितना है ये? 1 मोल है भाई। क्या? 1 केल्विन से टेम्परेचर रेज करना है। अब यहां जो आपको हीट देनी है वो दो तरीके से गैस यूज करेगी। ध्यान सुनिएगा, यहां कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप हीट दोगे गैस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो पिस्टन बाहर जा सकता है, पिस्टन बाहर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वर्क डन गैसेस में क्या होता है? PdV, वर्क
करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो यहाँ वर्क के लिए भी हीट dq देनी पड़ेगी तुम्हें, और जो टेम्परेचर रेज करना है उसके लिए तो देनी पड़ेगी। खैर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपको जब टेम्परेचर रेज करना और हीट देनी है, ऑटोमेटिकली पिस्टन मूव करेगा। वर्क भी कर देने के लिए भी तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। 1 केल्विन तो मजबूरी है ना, 1 केल्विन से तो टेम्परेचर रेज करना ही करना है। पर जब टेम्परेचर रेज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो मॉलिक्यूल इंक्रीज होगी, है ना। प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखना तो पिस्टन बाहर जाएगा, वर्क डन भी होगा। मतलब यहाँ वर्क के लिए भी हीट देनी है और 1 केल्विन से टेम्परेचर रेज करने के लिए भी हीट देनी है। और यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है पिस्टन पुस्टन कुछ नहीं है भाई, ये ऐसा है बस। और यहां जो आपको हीट देनी है, अब पिस्टन तो मूव कर नहीं सकता, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना जी, वही 1 मोल है। सिर्फ 1 केल्विन से टेम्परेचर रेज करना है, सिर्फ टेम्परेचर रेज करने के लिए आपको हीट देनी है। पीडीवी 0, वर्क डन 0। यहां कम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी और यहां ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, मतलब Cp इज ग्रेटर देन Cv। यही मतलब हुआ बेटा, Cp इज ग्रेटर देन Cv। मैं रिलेशन लिख रहा हूं, प्रूफ बाद में कराऊंगा। Cp माइनस Cv अगर दोनों को माइनस करोगे तो ये R के बराबर होता है। मेयर फॉर्मूला प्रूफ दूंगा मैं आगे चल के इसका। Cp माइनस Cv R के बराबर होगा। R क्या है? गैस कांस्टेंट बेटा। Cp का ऐसा यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन, Cv का ऐसा यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन, R का ऐसा यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन। अगर कैपिटल इंटू स्मॉल Cp लिख सकता हूं इसको ना, इसको तो मैं ऐसे भी लिखता हूं ना, कैपिटल इंटू स्मॉल Cp, कैपिटल इंटू स्मॉल Cv, राइट। तो क्या बनेगा? स्मॉल Cp माइनस स्मॉल Cv, क्या? R बाय M। इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस या 1 kg ऑफ गैस, ऐसे यूनिट लोगे तो Cp माइनस Cv स्मॉल r, ये स्मॉल Cp स्मॉल Cv है बेटा। क्यों? अब जानते हो कि कैपिटल Cp को आप लिखते हो कैपिटल M इंटू स्मॉल Cp, बता दिया ना बेटा मैंने ये। और कैपिटल Cv को आप लिखते हो मोलर मास इंटू स्मॉल Cp। तो M कॉमन आ जाएगा, Cp माइनस Cv कैपिटल R बाय M, गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम या 1 kg ऑफ गैस। किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको ये बोले कि जी गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस इतना है, Cp इतना है, Cv फाइंड आउट करो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। फिर मोल की बात होगी तो ऊपर वाला फॉर्मूला, पर ग्राम की बात होगी तो नीचे वाला फॉर्मूला। क्या हम आगे बढ़ें? चले बेटा आगे। चलिए भाई, हमारे पास बात कंप्लीट हुई किसकी? के स्पेसिफिक हीट की बात कंप्लीट हुई। स्पेसिफिक हीट सॉलिड की कांस्टेंट, मेटल की रूम टेम्परेचर पे 3R, लिक्विड की ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सिर्फ एक की नहीं सबकी बात हो रही है। गैसेस ने ऐसी तैसी फेर के रख दी, बोले मेरी स्पेसिफिक हीट तो एक गैस बोल रही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी कर लूँगे। हमने क्या किया? हमने अपनी कैलकुलेशन ही लिमिट कर दी। बोले भाई स्पेसिफिक हीट हमने ज़्यादा डिफाइन करनी नहीं है, या तो कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसी के साथ सारी कैलकुलेशन करेंगे। Cp और Cv भी डिफाइन कर ली, Cp Cv से बड़ा निकला और Cp माइनस Cv R के बराबर भी आ गया। स्पेसिफिक हीट की बात होगी। अब हमारे पास है फेज चेंज और चेंज ऑफ स्टेट बेटा, फेज चेंज और चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट बदलती है, फेज भी बदलता है। फेज बदलेगा, स्टेट भी बदलेगी जब टेम्परेचर बदलेगा तब। क्योंकि हमें आदत है किस पे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करने की आदत है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हम सारी जिंदगी भर काम करते रहते हैं। जो भी काम करना है इसी प्रेशर पे करते हैं। पर अगर लैब में घुसें, प्रेशर कम किया जा सकता है, प्रेशर बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक। तो फेज चेंज की बात अभी जो हम कर रहे हैं वो चलो 1 एटमॉस्फेयर पे करते हैं।
और 1 एटमॉस्फेयर पे अगर करेंगे, अच्छा एक चीज़ और यहाँ से प्रूव होती है कि आपके पास, कि मैंने कल भी आपको बताया था कि साइंस पढ़ने वाले का किसी और से कोई झगड़ा करने का मतलब ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ आपको हर स्टेज पे सीखने को मिलता है कि ऑब्जर्वर बदलेगा तो रीडिंग बदलेगी। मैं बोलता हूँ जी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और मैं लठ लेके आता हूँ कि कोई 99 बोलेगा तो सिर फाड़ दूंगा। बोले अगर 100 की भी बोला तब भी सिर फाड़ दूंगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता अगर मैंने साइंस पढ़ी है ढंग से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, वही पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है वो 130 पे भी बॉईल कर सकता है, 140 पे बॉईल करता है, 150 पे भी जाके बॉईल कर सकता है। बॉइलिंग पॉइंट 110 भी हो सकता है अगर प्रेशर कम होगा। तो अगर थोड़ी सी नॉलेज हमें है इस चीज़ की, तो हम जानते हैं कि सिचुएशन बदलेगी तो रीडिंग बदलेगी। हम लठ लेके अपने क्लेम को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए डेली लाइफ में भी जो लोग साइंस पढ़े होते हैं उनमें थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा डेवलप हो जाता है कि बेकार की बातें हैं जो दुनिया में चली रहती हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ। तो यहाँ सभी सही हैं अपने हिसाब से, जिस सिचुएशन में जो देख रहा है वो भी शायद सही है, दूसरे वाला बोल रहा है उसको भी समझने की कोशिश करो, शायद वो भी सही है। तो यहाँ पर अपने अपने हिसाब से सब सही होते हैं जी। लेकिन मैं बात करने लगा हूँ फेज चेंज की। आइस है मान लो, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही बात कर लेते हैं। आप जानते हो आइस 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आइस ही होगी, सॉलिड स्टेट में होगी। मान लो टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस और आपने आइस को आग के ऊपर रख दिया बर्तन पे, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, पर आइस मेल्ट नहीं करेगी, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस है। -20 से टेम्परेचर आएगा -19, -18, -15, -10, इस तरीके से होते होते टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस। वो सॉलिड था अभी तक। 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आया, देखो क्या अजीब सा फेनोमेना होने वाला है। 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आइस का टेम्परेचर पहुंचा, तुम हीट देते जाओगे। पहले तो हीट दे रहे थे ना, टेम्परेचर बढ़ रहा था, दिख रहा है साहब यार हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, थर्मोमीटर लगाया हमने साथ में। 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचे तो आइस मेल्ट होना शुरू हो गया। थोड़ा आइस मेल्ट हुआ, थोड़ा और हुआ, हीट दिए जा रहे हो तुम। थर्मोमीटर क्या रीड करता है? 0 0 0 0। उसने टेम्परेचर बढ़ाना ही बंद कर दिया। -20 से लेके 0 तक जब गए तो थर्मोमीटर लगातार शो कर रहा था, बेटा तू हीट दे रहा है, चल लगा रहा है ईमानदारी से। लेकिन जैसे ही 0 पे आए तो थर्मोमीटर बोल रहा है तू दही कुचन रहा है, वो मुकर गया। यहाँ से तुमने गैस फूक दी सारी की सारी, थर्मोमीटर वहाँ मुकर रहा है, बोले मेरे पास तो कुछ नहीं आया, बस आइस मेल्ट हो रहा है। क्या बोला बेटा गौतम जी? है खराब होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब तक आइस का छोटा सा कतरा भी बचा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। पूरा आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। और अगर आप फॉर्मूला लगाओगे dq=mc/dt, dt 0 है, dq 0 आ जाएगा। जबकि तुमने खूब सारी गैस फूक दी उसको, आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन dq बोल रहा है, बोले मैं तो 0। इसका मतलब dq=mc/dt नहीं लगेगा जब फेज चेंज होता है। तो शायद कोई और फॉर्मूला होगा, देखते हैं क्या होगा। पानी बन गया जी, सारा आइस जब पानी में कन्वर्ट हो गया, अब तुम दोबारा हीट देने से नहीं हटे, तुम दिए जा रहे हो। अब टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 100 तक बढ़ता चला गया। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर बदलेगा तो 100 नहीं फिर कुछ और होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, पानी ने बॉईल करना शुरू कर दिया। हमारे पास क्लोज कंटेनर था मान लो, वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगा। और मैं थर्मोमीटर देख रहा हूँ, पीछे से गैस फूके जा रहा हूँ, थर्मोमीटर देख रहा हूँ वो हिल नहीं रहा है, अगला वो 100 पे जाम हो गया। पानी और उबला, टेम्परेचर अभी भी 100 है, और उबला कम हो रहा है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, लेकिन टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जा रहा है। जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर नहीं बदलता, क्योंकि जो आप हीट दे रहे, हीट क्या एनर्जी है बेटा, जो आप हीट एनर्जी देते हो ना, वो हीट एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में यूटिलाइज हो रही है। सॉलिड आइस के बॉन्ड थे, उनको तोड़ना पड़ेगा तब लिक्विड बनेगा।
तो टेम्परेचर रेज करने में नहीं जा रही है जो आप हीट दे रहे हो, वो बॉन्ड ब्रेक करने में यूज़ हो रही है। इसी तरीके से पानी के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट थे और उनको तोड़ना है तब वो दूर दूर जाएंगे। स्टीम का मतलब गैस बनानी है ना, गैस के मॉलिक्यूल तो दूर दूर होंगे। पानी के बाउंड थे, फोर्स ऑफ कोहेजन थी उनके बीच में। अब वो फोर्स ऑफ कोहेजन या उनके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। आप जो हीट दे रहे हो बॉन्ड तोड़ने काम आ रही है, टेम्परेचर रेज करने काम नहीं आ रही है। तो जब भी फेज चेंज होगा टेम्परेचर नहीं बदलेगा, फॉर्मूला डी क्यू इज इक्वल टू एमसी डी टी भी नहीं लगेगा। खैर, फेज चेंज और चेंज ऑफ स्टेट कुछ ऐसे जैसे डिफाइन कर लेते हैं जी। ये टेम्परेचर, ये टाइम, ये शुरुआत में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। मैं मान रहा हूं कि नेगेटिव नहीं था इसका टेम्परेचर, मैं आइस की बात करने लगा हूं जी। ये आइस, फिर उसके बाद वाटर, फिर उसके बाद स्टीम बेटा ना। तो पहले आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, बदला ही नहीं यार, टाइम बढ़ता जा रहा है, आप हीट भी दिए जा रहे हो, टाइम बढ़ रहा है, आप हीट दिए जा रहे हो, फिर भी टेम्परेचर 0 का 0। जब सारा आइस मेल्ट हो गया फिर टाइम बढ़ता जाएगा, आप हीट भी दिए जा रहे हो, लो भाई टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। कब तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पानी का टेम्परेचर आया, अब फिर से आप हीट दिए जा रहे हो भाई, टाइम भी बढ़े जा रहा है, टेम्परेचर नहीं बदला। कब तक नहीं बदलेगा? पानी की एक बूंद भी जब तक वेसल के अंदर है नहीं बदलेगा। सारा पानी खत्म हो गया, अब स्टीम है बस, ठीक। अब स्टीम को आप हीट दोगे तो स्टीम का टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फेज चेंज जब होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एट प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट की, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो हमारा है, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम क्या बोलते हैं जी? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, वो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन किसी और प्रेशर पे अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो फिर किसी और पे अगर आप बात कर रहे हो, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है थोड़ी देर, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट एट अ प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर है बेटा, आप जानते हो प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम भी हो जाएगा आइस का। अब जब आप आइस स्केटिंग रिंक में जाते हो, शिमला में है भाई, किस किस को आती है आइस स्केटिंग? हाथ खड़े करो, सब मेरी तरह डफर मैंने भी सारी ज़िंदगी शिमला में बिताई, पर और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कहीं बाहर जाने से पहले सीख लेना बहुत प्रेशर होता है। बोला जब आप जाते बोले शिमला से है तो इसको तो आइस स्केटिंग पक्का करके दिखाओ। बोला मैं फर्स्ट पे शुरू होते हैं सॉरी बस यही दिखाते करके। तो अगर आपने बोला आते तब भी मारे गए, नहीं बोता नहीं आ रहा बोले डफर, तब भी मारे गए। फिर दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या? रोलर स्केटिंग रिंग, वो भी ऊपर ही है, बोले वो भी आती है पक्का फिर ऊपर कुफरी में स्कीइंग, उनको थोड़ा पता है कुफरी में जाने के लिए टाइम भी लगता है बोले है तो शिमला में ही है ना, स्कीइंग भी आती है। बोले तुम तो छाए हो शिमला वाले फिर जब बोलता नहीं आ रहा, इनमें से एक भी नहीं आता डफर तो भाई प्रेशर बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। एक आपने 9th-10th में शायद ऐसा कुछ किया हो, आइस है, आइस के ऊपर एक वायर से दोनों तरफ वेट बांध दो, है ना, आइस की सिल्ली है हमारे पास एक, ठीक। आपने वायर के धागे या किसी अच्छी स्ट्रिंग से दोनों तरफ ईंटें बांध दी उसके, तो उससे जहाँ प्रेशर पड़ रहा होगा ना वहाँ से मेल्ट हो जाएगा। प्रेशर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। मतलब आप आइस स्केटिंग करने जाते हो ना, अरे पूरा वेट है तुम्हारा यार, और नीचे जो आइस स्केटिंग के लिए आपने जो नीचे डाले हैं वो एक बस सारा वेट इस लाइन पे है, ब्लेड पर है, सारा का सारा वेट, पूरा वेट तुम्हारा 2 ब्लेड पर है। प्रेशर बढ़ जाता है, जहाँ तुम चलते हो वहाँ पानी, वहाँ आइस पिघलती है, और जैसे आगे बढ़ते हो, क्योंकि प्रेशर बढ़ा था इसलिए पिघली थी, जैसे आगे बढ़ते हो वैसे ही फिर से आइस बन जाती है। रीजेलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग। तो जब आप चलते हो तो इसलिए स्मूथली चल भी पाते हो, तो मेल्ट होता है, वहाँ पानी बनता चला जाता है,
लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े उसी टाइम वो फ्रीज कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उसमें खास करके वो जमाया गया था प्रोसेस से, उसमें चीज़ें डाली गई हैं ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़ीरो से भी थोड़ा ऊपर चला जाए, हायर टेम्परेचर भी फ्रीज कर जाता है वो। लेकिन जब प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाएगा, तो वो मेल्ट भी होता है, पानी बनता है, जैसे आगे बढ़ते हो दोबारा से आइस बन जाती है, रीजलेशन बोलते हैं हम इस प्रोसेस को। ये आ गया जी हमारे पास क्या, फेज चेंज, और ये भी फेज चेंज बेटा है ना, यहाँ भी फेज चेंज यहाँ, और यहाँ भी फेज चेंज, राइट। चलिए बॉइलिंग पॉइंट, एक तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एट प्रेशर अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, और पानी की बात करूं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है जी। पानी की बात करूं तो क्या है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, राइट। लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, वही पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, प्रेशर कुकर के अंदर वो 130-135 डिग्री पे जाके बॉईल करता है। आपका खाना वैसे बनना था ओपन वेसल में 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 100 से टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट जब पानी का आता ना, तो जब तक सारी बूंदें खत्म नहीं होती तब तक उसका टेम्परेचर बदलता ही है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ओपन वेसल में आपका खाना बनना था, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर कितने टेम्परेचर बन रहा है, 130 या 135 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इसीलिए जल्दी बन रहा है। तो प्रेशर कुकर मैं एग्जांपल आपको दूंगा, अगर कोई और आपके पास डिवाइस है जहां प्रेशर और बढ़ा सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 130 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया। और प्रेशर कम करोगे तो इवैक्यूएट भी तो कर सकते हो, अरे भाई इवैक्यूएट करोगे तो 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर सकते हो, और इवैक्यूएट करोगे 80 पे बॉईल हो जाएगा, और इवैक्यूएट करोगे 50 डिग्री सेल्सियस बॉईल हो जाएगा, और प्रेशर कम करोगे तो 10 डिग्री सेल्सियस तुम देखो पानी बॉईल कर रहा है, और इवैक्यूएट करो और प्रेशर कर दो 0.06, ठीक है ना बेटा, सेंटीमीटर ऑफ एच कॉलम, या 0.06 एटमोस्फियर, सॉरी 0.06 एटमोस्फियर, ये प्रेशर कर दो और टेम्परेचर कर दो 0, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है अगला, बॉईल भी कर रहा है, कंडेंस भी हो रहा है, सॉलिड भी आइस भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है, गैस भी दिख रही है। तो यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हम जिंदगी भर देखते आए हैं, वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है, प्रेशर बदलेगा तो दुनिया अलग है, और ये जानना जरूरी है। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है बेटा, सब्लिमेशन, सॉलिड टू सीधा गैस होता है तुम्हारे घर में, तुम अपने टॉयलेट में रख के वो है हाँ नेफ्था बॉल अपने अलमीरा में रखते हो, कपड़ों के साथ रखते हो, अब वो भी कोई लिक्विड में थोड़ा कन्वर्ट होता है, सीधा जाता है। और ये फ्रेगरेंस के लिए टॉयलेट में चीज़ें रखते हो, यहाँ भी पड़ी होगी इधर भी पड़ा होगा, तो वो भी कोई लिक्विड में थोड़ा कन्वर्ट होगा, सीधा का सीधा वो सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है ना बेटा। तो सॉलिड अगर सीधा का सीधा गैसेस फॉर्म में जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, सब्लिमेशन बेटा। ड्राई आइस सॉलिड CO2 सब्लाइम्स, सो ऑल्सो आयोडीन भी सब्लाइम करती है। ड्यूरिंग द सब्लिमेशन प्रोसेस बोथ द सॉलिड एंड वेपर स्टेट ऑफ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सॉलिड और वेपर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, यहाँ सॉलिड सीधा सीधा गैसेस फेज में जाता है सब्लिमेशन में। ड्राई आइस दैट इज CO2 और आयोडीन ये सब्लिमेट करते हैं। कपूर है कैंफर घर में पूजा के लिए रखा होता हमने, वो भी लिक्विड में नहीं, वो सीधा का सीधा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेटेंट हीट और हिडन हीट, when there is phase change, whenever phase of substance changes, क्या देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, dt 0 हो जाता है, और dt 0 हो गया तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता, कौन सा, dq इज इक्वल टू mc dt, क्योंकि dq क्या बोलेगा 0, जबकि आप तो हीट दे रहे हो, ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो फिर कौन सा फॉर्मूला काम करता है, dq इज इक्वल टू m इंटू एल बेटा, m इज मास ऑफ द सब्सटेंस एंड l इज लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस।
dq heat given to the system जिसका जूल यूनिट होगा SI यूनिट, m is mass of the substance जो फेज चेंज जिसका हो रहा है, और L है आपके पास है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। और L अगर बोलें तो dq अपॉन m के बराबर आ गया। इसका SI यूनिट क्या बन गया बेटा? जूल पर केजी। SI यूनिट बन गया जूल पर केजी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? ml2t - 2 डिवाइड बाय m, L2t - 2। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? ml2t - 2 एनर्जी का डिवाइड बाय मास क्या? L2t - 2। डायमेंशन फॉर्मूला लेटेंट हीट का। तो जब फेज चेंज हो रहा होगा तो आप स्पेसिफिक हीट का यूज नहीं करोगे, आप लेटेंट हीट का यूज करोगे। चलो आगे बेटा। और सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली गैसियस फेज में गया। चलो बच्चों आगे। तो आज हमने कर लिया स्पेसिफिक हीट के बारे में, थर्मल कैपेसिटी के बारे में, है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में, फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। और उसके बाद हम चले गए आगे फेज चेंज। और फेज चेंज में स्पेसिफिक हीट के अलावा भी कुछ है, और वो है लेटेंट हीट। फेज चेंज जब होगा तो बात हमें लेटेंट हीट की ही करनी पड़ेगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या है बेटा? फ्यूजन में सॉलिड, जब लिक्विड में आइस, जब पानी, आइस का पानी बनेगा, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या गया बेटा? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, फेज चेंज, क्योंकि लेटेंट हीट हम फेज चेंज में यूज करेंगे। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा होगा, देयर इज नो टेम्परेचर चेंज, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या बेटा? जब लिक्विड गैसियस फॉर्म में जा रहा होगा, तब भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तब भी आपको लेटेंट हीट वाले फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, dq/ml। यहां भी dq/ml का यूज करना पड़ेगा। टर्म कहीं पे आएगी तो आगे परेशानी ना हो, इसलिए वो बोलेगा लेटेंट ऑफ फ्यूजन इज इतना, तो उसमें पता होना चाहिए कि हाँ सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और उसकी बात ये करने वाला है। चलो आगे बेटा। जैसे एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट -114 बेटा, बहुत पहले मेल्ट हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है तुम्हें रूम टेम्परेचर पे, है ना। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 1 × 10⁵ जूल पर kg। बॉइलिंग पॉइंट 78 पे बॉयल कर जाएगा, फिर गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। लेटेंट वेपराइजेशन 8.5। तो ये पानी का आ गया बेटा मेल्टिंग पॉइंट 0°C। लेटेंट हीट 3.33 × 10⁵। लेटेंट हीट ऑफ कौन सी? फ्यूजन। या फिर 80 कैलोरी पर ग्राम पर °C। यूजुअली मैं इसका यूज कर रहा हूँ बेटा, ऐसा यूनिट है ना, अदरवाइज 80 कैलोरी पर ग्राम
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, अगर कैलोरी में करना है तो। और एल वी 22.6 न्यूटन पर 5 जूल पर केजी। लेकिन अगर आपको इसमें करना है, सीजीएस यूनिट में करना है, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 540 कैलोरी पर ग्राम। 537 के आसपास होता है, तभी मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिखा 540 कैलोरी पर ग्राम के आसपास। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कैलोरीमेट्री के बारे में। आज वाटर इक्विवेलेंट देख लें, एक क्लास डेफिनेशन वाटर इक्विवेलेंट। टाइम भी होने वाला है, चलो कोई नहीं, कैलोरीमेट्री के टाइम पे समझाऊंगा, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट की ज़रूरत कैलोरीमेट्री में पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ से पिछले स्लाइड से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वाटर इक्विवेलेंट और कैलोरीमेट्री नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं। ठीक है जी।